Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on complex analysis. देखो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने बेसिक स्टार्ट करा था और समझा था कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होता क्या है, द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट, इन एन रिस्पेक्टिव विथ रेस्पेक्ट टू सम फंक्शंस, इंटरवल्स और वेरिएबल्स, राइट। फिर अपन ने समझा था कि z, अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं और z की फॉर्म होती है x प्लस आयोटा y, जिसमें x और y रियल नंबर्स होते हैं और आयोटा जो है वो अंडर रूट ऑफ -1 होता है, राइट, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। फिर जहाँ पे x को रियल पार्ट बोलते हैं और y को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। फिर अपन ने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी करा था। फिर अपन ने समझा था कि जो C सेट होता है वो एक फील्ड फॉर्म करता है अंडर एडिशन। एक्चुअल में फील्ड क्या होती है बच्चों? तो फील्ड होती है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, है ना। एक तरीके से मतलब कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, है ना। तो एक तरीके रिंग होती है, रिंग क्या होती है? बेसिकली अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है विद टू ऑपरेशंस सेटिस्फाइंग 7 प्रॉपर्टीज, राइट। तो फील्ड क्या होती है? अगेन विथ यूनिटी प्रॉपर्टी ऐड हो जाए अगर 7 प्रॉपर्टीज के अंदर, तो वो फील्ड कहलाती है, राइट। एडिटिव आइडेंटिटी, राइट, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और फील्ड का एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। मतलब कुल मिला के abelian group with respect to first operation and second operation makes a field, right। फिर अपन ने समझा कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है। फिर बात करी थी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की और समझा था कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता क्या है, राइट। फिर बात करी थी प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट की और कुछ प्रॉपर्टीज को समझा था, राइट। उसके बाद बात करी थी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस और मॉड्यूलस को समझा था कि मॉड्यूलस क्या होता है, राइट। फिर बात करी थी प्रॉपर्टीज की। अब इस लेक्चर में आज स्टार्ट करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है, राइट। देखो पोलर फॉर्म, राइट। देखो समझो इसको। सपोज अगर ये एक एक्सिस है, ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू है क्या? मोड z, ठीक है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस, ये x होगा और ये y होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि बच्चों ये r है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये एंगल जो है, ये एंगल है थीटा, राइट। तो यहाँ से समझो कॉस थीटा इज x बाई आर, राइट। इसका मतलब क्या हो गया कि x बराबर r कॉस थीटा और साइन थीटा इज y बाई आर, तो y बराबर r साइन थीटा, राइट। तो अब मुझे अच्छे से पता है कि जो z होता है बच्चों, z क्या होता है मेरा हमेशा? x प्लस आयोटा वाई, राइट। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई, क्या आई मेरे पास? x की वैल्यू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो यहाँ से मैं r कॉमन लेके लिख सकता हूँ cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, राइट। अब क्योंकि मुझे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री से ये पता है कि जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है उसकी फॉर्म होती है r की पावर आयोटा थीटा। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, राइट। तो अगेन r e की पावर आयोटा थीटा में आयोटा, और अब इस थीटा को, ये देखो जनरल की बात हुई, जनरल फॉर्म की, राइट। अब अगर मैं इसको प्रिंसिपल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो मैं थीटा को लिख सकता हूँ थीटा प्लस 2n पाई, राइट, वेयर n बिलोंगिंग टू z, राइट। तो जहाँ पे मेरा जो साइन थीटा और कॉस थीटा है वो बच्चों कैसे फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है। इस वजह से मैं इसको थीटा प्लस 2n पाई की फॉर्म में लिख पाया, राइट। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आर पीरियोडिक फंक्शन, राइट। ये दोनों कैसे फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन। तो बच्चों अब मेरा इससे एक आर्गुमेंट निकल के आता है और इसी आर्गुमेंट को अपन बोलते हैं स्मॉल आर्गुमेंट या फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जो इसकी वैल्यू होती है थीटा प्लस 2n पाई, राइट। जहाँ पे मेरा n जो है वो z से बिलोंग कर रहा है, राइट। तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब देखो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के रेस्पेक्ट में कुछ नोट है, ठीक है। नोट को समझो। नोट क्या है बच्चों? कि दिस स्मॉल आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z इज एन इनफाइनाइट सेट। ये कैसा सेट है बच्चों? एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है ना।
अच्छा, दूसरा दूसरा नोट क्या है बच्चों कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम सी स्टार। सी स्टार क्या है बच्चों? सेट ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर एस्केप्ड जीरो, राइट? तो सी स्टार से सी, ठीक है, अगर कोई फंक्शन डिफाइन है तो मैं लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एंगल, जस्ट अ मिनट, सो एफ ऑफ जेड इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज एन इनफाइनाइट वैल्यू। ये एक इनफाइनाइट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू फंक्शन, ठीक है ना? तो ये फंक्शन कैसा है? एक इनफाइनाइट वैल्यू फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, तीसरा पॉइंट, अगर एफ है फंक्शन फ्रॉम सी स्टार टू सी, ठीक है, देन एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा, जहाँ पे थीटा जो है बच्चों वो बिलोंग कर रहा है टी कॉमा टी प्लस टू पाई से, ठीक है, इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है? इज अ सिंगल वैल्यूड, मतलब इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल पॉसिबल है, ठीक है। अब यहीं पे बात कर लेते हैं जनरल आर्गुमेंट की। तो देखो समझो, एफ ऑफ जेड मतलब एफ फ्रॉम सी स्टार टू सी, ठीक है, वेयर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा, वेयर थीटा बिलोंग टू माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई ओपन पाई क्लोज्ड, ठीक है। तो बच्चों ये वाली वैल्यू जो होती है ये होती है कैपिटल आर्गुमेंट या प्रिंसिपल जनरल आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। अब देखो, अब बात कर लेते हैं डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंट ऑफ जेड एंड कैपिटल आर्गुमेंट ऑफ जेड। देखो ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल और इसको बोलते हैं जनरल, ठीक है ना? ठीक है। तो देखो, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि जो आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है, जनरल आर्गुमेंट, वो हमेशा होता है थीटा प्लस टू एन पाई, ठीक है, जहाँ पे एन जो है वो जेड को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो देन दिस इज इक्वल टू थीटा प्लस टू पाई, है ना? तो थीटा प्लस फोर पाई एंड सो ऑन, राइट? एन की वैल्यू वन टू अप टू एन के लिए। तो ये तो हो गया जनरल आर्गुमेंट। अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट की। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमेशा क्या होता है बच्चों? आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा प्लस माइनस पाई टू पाई रेंज में, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं कि हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट, अब देखो प्रिंसिपल आर्गुमेंट यानी ये स्मॉल आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है ना? तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज स्मॉल कैपिटल आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस टू एन पाई फॉर एन बिलोंगिंग टू जेड, जेड की केस में, ठीक है, जहाँ पे जो मेरा जेड है वो मेरा एक्स प्लस आयोटा वाई है। अब देखो, अब बात कर लेते हैं कि जनरल आर्गुमेंट किस तरीके से फाइंड किया जाता है। देखो, अपने को इस कैपिटल आर्गुमेंट ऑफ जेड इसको फाइंड आउट करना है। ये जैसे ही फाइंड आउट होगा अपन फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो समझो, देखो हमेशा ध्यान रखो कि अगर ये एक एक्सिस है, ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मेरा थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई बाय एक्स का मोड, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा बराबर, अब देखो एक्चुअल में आर्गुमेंट होता क्या है? तो देखो आर्गुमेंट और कुछ भी नहीं होता है, थीटा एंगल सबटेंडेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है ना? वो जो होता है वो आर्गुमेंट होता है। क्लॉकवाइज, सॉरी, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब at एंगल सबटेंडेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो मेरा होता है आर्गुमेंट, ठीक है ना? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थीटा, तो देखो एंगल सबटेंड होगा ऐसे इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज में, वो थीटा ही होगा, तो tan इनवर्स। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मेरा जो थीटा है बच्चों, वो मेरा कैसे होगा? पाई में से मैं माइनस कर दूंगा tan इनवर्स वाई बाई एक्स का मोड। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मेरा क्या होगा? माइनस पाई माइनस प्लस
है ना, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मेरा डायरेक्टली नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव साइन से डिनोट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो समझो केस वन। देखो केस वन अभी अभी समझते हैं। देखो इसको अच्छे से, ये देखो अगर ये एक एक्सिस है तो मेरा ये एंगल, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरा अ, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर थीटा एंगल सबटेंड हो रहा है, राइट। तो थीटा इज इक्वल टू जेड प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो ये मेरा वाई है और ये मेरा एक्स है, तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स जो है वो हो जाएगा, राइट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखो ज़रा, तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर केस देखो, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा जेड है। अब मुझे पता है ये एंगल तो मेरा थीटा है, ठीक है ना, पर ये एंगल तो मेरा अल्फा है मान लो, ठीक है। तो मेरे को दूसरा एंगल कौन सा निकालना है, ये वाला। तो ये एंगल मेरा क्या होगा, थीटा। ठीक है, तो अब देखो मुझे अच्छे से पता है फ्रॉम द मैकेनिक्स, फ्रॉम द ज्योमेट्री, कि अल्फा प्लस थीटा, देखो इन दोनों एंगल का सम कितना है, पाई, राइट। तो मेरा थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, राइट। तो मेरा अल्फा कितना हो जाएगा, पाई माइनस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, राइट। तो ये मेरा केस टू हो गया। ठीक है, अब देखो केस थ्री। अब देखो केस थ्री क्या है, तो देखो समझो, अगेन मेरा ये एंगल, अब मेरा ये एंगल तो थीटा है, ये अल्फा है मान लो। तो मेरा दूसरा वाला एंगल ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल सबटेंड हो रहा है, कितना, थीटा, राइट, है ना। तो मेरा थीटा कैसे बिलोंग करेगा, तो देखो थीटा, और जहाँ पे मेरा थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है माइनस पाई टू पाई के बीच में, ओपन और क्लोज्ड। ठीक है, तो अब ज़रा गौर से देखो, तो अगर मेरा थीटा कितना है, पाई माइनस एल्फा, तो माइनस थीटा है ना, क्योंकि नीचे आ गया है, तो माइनस थीटा बराबर, देखो सॉरी, ये तो जेड है, ठीक है ना। तो अब देखो इसका अपन ने क्या लिखा था, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स, है ना। तो देखो अल्फा, पाई माइनस अल्फा, अब यहाँ पे ये थीटा, यहाँ पे ये थीटा कितना है, पाई प्लस अल्फा, है ना भाई, पाई और प्लस अल्फा एंगल, है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो समझो, यहाँ तक पाई है, ठीक है, और यहाँ तक ये थ्री पाई बाय टू है ना, और ये टू पाई है। तो इसको मैनिपुलेशन जब करेंगे तो ये आ जाएगा थीटा बराबर माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, राइट, इस तरीके से। और फाइनली, सो देखो इसको समझते हैं एक बार, इसको वापस से समझते हैं। तो देखो मेरा थीटा कितना था, पाई माइनस एल्फा, इसको एक बार काट दो, थीटा बराबर पाई माइनस एल्फा। तो मेरा माइनस थीटा कितना होगा, माइनस पाई प्लस एल्फा। तो मेरा माइनस थीटा कितना होगा, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, ठीक है ना। तो ये मेरा हो गया। नाउ केस फोर। केस फोर देखो बच्चों, अगर ये एक्सिस है तो मुझे पता है कि, क्या पता है, मुझे क्या पता है कि मेरा ये एंगल, मेरे को ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर अल्फा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है डायरेक्टली, तो ये थीटा कैसा है, माइनस ऑफ, थीटा बराबर अगर कुछ भी है तो वो है माइनस ऑफ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो साइन जो है वो नेगेटिव हो गया है। तो अब बात कर लेते हैं कि इन जनरल, जनरल आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये है ना किस तरीके से लिखा जाता है। तो देखो अगर जेड ज़ीरो है, जेड अगर ज़ीरो है तो उस केस में ये डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। और अगर x ग्रेटर देन जीरो और y इक्वल टू जीरो, तो अगर y इक्वल टू जीरो है मतलब ये जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। देन फिर देखो x इक्वल टू जीरो और y ग्रेटर देन जीरो, तो उस केस में ये एंगल हो जाएगा पाई बाय टू, 90 डिग्री, ठीक है। देन अगर x लेस देन ज़ीरो और y ग्रेटर देन ज़ीरो, तो उस केस में सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई माइनस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स का मोड,
ठीक है। देन x लेस देन ज़ीरो, y बराबर ज़ीरो, उस केस में हो जाएगा पाई। ठीक है। देन x लेस देन ज़ीरो, y लेस देन ज़ीरो, उस केस में आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स y बाई एक्स का मोड। ठीक है। और अगर x इक्वल टू ज़ीरो और y लेस देन ज़ीरो, तो उस केस में आ जाएगा माइनस का पाई बाई टू। और x ग्रेटर देन ज़ीरो और y लेस देन ज़ीरो, तो उस केस में आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी माइनस टेन इनवर्स y बाय एक्स। ठीक है। आया समझ? तो देखो ये तो थे जनरल आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में चर्चा, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो देखो क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है कि द प्रिंसिपल आर्गुमेंट द प्रिंसिपल आर्गुमेंट एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड, है ना। को जनरल आर्गुमेंट भी फाइंड करना है और प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी फाइंड करना है ऑफ जेड इक्वल टू वन। ठीक है। अब देखो z इक्वल टू वन है तो गौर से देखो बच्चों, z बराबर क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई, राइट। अगर मैं बोलता हूँ कि z मेरा वन है तो मतलब ये क्या हुआ, वन प्लस जीरो आयोटा, है ना। तो वन प्लस जीरो आयोटा, और वन प्लस जीरो आयोटा अगर है ना आता है तो देखो z इक्वल टू वन। अब जरा ऊपर चार्ट देखो बच्चों कि z इक्वल टू वन, मतलब z इक्वल टू जीरो तो नहीं है, x ग्रेटर देन जीरो, y इक्वल टू जीरो। हाँ तो x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है और y की वैल्यू जीरो है, तो y की वैल्यू, हाँ y की वैल्यू जीरो है, तो उस केस में ये हो जाता है जीरो। तो मतलब मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट या कैपिटल आर्गुमेंट ऑफ z मेरा हो जाएगा जीरो। तो मेरा स्मॉल आर्गुमेंट ऑफ z या फिर जनरल आर्गुमेंट, वो मेरा हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z प्लस टू एन पाई। ठीक है। वेयर n बिलोंग टू z, तो मतलब ये मेरा हो जाएगा टू एन पाई फॉर n बिलोंगिंग टू z। समझ आया? तो ये था मेरा क्वेश्चन रिलेटेड टू आर्ग्यूमेंट, राइट। आया समझ में? अब एक होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लीजिए जो आप होमवर्क में करके लाएंगे, राइट। ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ वन प्लस आयोटा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ वन प्लस आयोटा। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट ऑफ वन माइनस रूट थ्री आयोटा एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ वन माइनस रूट थ्री आयोटा। दोनों आर्ग्यूमेंट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं कि अपन ने क्या समझा इस लेक्चर के अंदर, राइट। अपन ने स्टार्ट करा विद द पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या होती है बच्चों, अगर इस तरह का आर है, ठीक है, विच इज मॉड्यूलस ऑफ जेड, देन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। ये फॉर्म होती है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, पोलर फॉर्म कहलाती है। फिर अपन ने समझा कि आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट क्या होता है, तो इसे बोलते हैं जनरल आर्ग्यूमेंट। ये होता है जनरल आर्गुमेंट, ठीक है ना, जनरल आर्गुमेंट। और जनरल आर्गुमेंट की फॉर्म होती है थीटा प्लस टू एन पाई, जहाँ पे जनरल आर्गुमेंट जो होता है वो इनफाइनाइट सेट होता है और इज एन इनफाइनाइट वैल्यू फंक्शन, ऑल्सो इज a सिंगल वैल्यूड फंक्शन फॉर थीटा, राइट। ऑल्सो दिस जनरल आर्गुमेंट व्हेन restricted on minus pi to pi interval, pi closed और minus pi open, then this forms to principal argument। then दोनों के बीच का डिफरेंस को समझा अपन ने। फिर अपन ने समझा कि हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, है ना, हाउ टू फाइंड द जनरल आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट। फिर अपन ने समझा कि किस तरीके से एंगल्स जो होते हैं वो निकाले जाते हैं। तो कैपिटल आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसको तो बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और ये जो होता है वो होता है जनरल आर्गुमेंट, राइट। फिर अपन ने प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना समझा, राइट, विद द सेट ऑफ वैल्यूज। फिर अपन ने एक क्वेश्चन को समझा और दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में करने को दिए हैं। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।
In the next lecture, we're going to start the properties of argument. Thank you.